Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 25. This series is about PB Shelley. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. Are driving like ghost from an enchanted flame? Who or what is driving like ghost in Shelley's Ode to the West Wind? This is the dead leaves. The question is here that are driving like ghost from an enchanted flame? तो घोस्ट की तरह क्या चीज जो है वो ड्राइव हो रहा है शैली के ओड में, ओड टू द वेस्ट विंड में। तो यहाँ पे शैली अपने पोएम ओड टू द वेस्ट विंड में जो डेड लीव्स है उनके लिए इन्होंने ये सेंटेंस यूज किया है कि आर ड्राइविंग लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लेम। तो जिस तरह से इंचेंटर से के पास से जो घोस्ट है वो चले जाते हैं, उसी तरह से ये जो डेड लीव्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट विंड की वजह से वो ड्राइव हो रहे हैं, मतलब उड़े जा रहे हैं। तो याद रखेंगे घोस्ट की तरह क्या चीज ड्राइव हो रहे हैं, डेड लीव्स ड्राइव हो रहे हैं ओड टू द वेस्ट विंड में शैली के पोएम में। द डेड लीव्स आर ड्राइविंग घोस्ट इन द फर्स्ट कैंटो। द स्पीकर ऑफ द पोएम समन्स द वेस्ट विंड लाइटनिंग द लीव्स इट ब्लोज ऑफ द ट्रीज टू डिजीज मल्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंटो है ओड टू द वेस्ट विंड 5 कैंटोस में डिवाइडेड है टोटल, और फर्स्ट कैंटो में जो डेड लीव्स हैं वो घोस्ट की तरह ड्राइव इन हो रहे हैं, यही बात यहाँ पे कही गई है। और पोएम में जो वेस्ट विंड है उसको स्पीकर क्या कर रहा है, सम्मन कर रहा है, बुला रहा है और कह रहा है कि इन डेड लीव्स को तुम क्या कर रहे हो, घोस्ट की तरह ड्राइव कर रहे हो। तो याद रखिएगा ये बात कहाँ पे कही गई है, ओड टू द वेस्ट विंड में शैली के पोएम में। क्वेश्चन नंबर 2, Men of England, wherefore plough for the lords who lay ye low, wherefore weep with toil and care the rich robes your tyrants wear. The above lines are from a poem of Shelley. तो ऊपर की ये जो लाइन्स है वो कहाँ से लिया गया है, शैली के एक पोएम से लिया गया है। अब जान लेते हैं शैली का वो कौन सा पोएम है। दिस लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सॉन्ग मेन ऑफ इंग्लैंड। शैली का एक पोएम है अ सॉन्ग मेन ऑफ इंग्लैंड करके, वहीं से ये लाइन्स जो है बोरो किए गए हैं। एक बार लाइन को फिर से देख लेते हैं। मेन ऑफ इंग्लैंड वेयर प्लो फॉर द लॉर्ड्स हु ले ये लो, wherefore weave with toil and care the rich robes your tyrants wear. तो ये लाइन्स याद रखेंगे, शैली का पोएम है अ सॉन्ग मेन ऑफ इंग्लैंड करके, वहीं से लिया गया है। द स्पीकर इज स्पीकिंग डायरेक्टली टू द मेन ऑफ इंग्लैंड इन व्हाट टुडे रिकॉग्नाइज्ड एज मार्क्सिस्ट। यहाँ इस पोएम में जो स्पीकर है यानी कि पोएट, वो डायरेक्टली मेन ऑफ इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और इस तरह की चीजों को आज की डेट में मार्क्सिज्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which poem do the following lines occur? Winter is come and gone, but grief returns with the revolving year. It is from Shelley's Adonais. तो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, लाइन क्या है, विंटर इज कम एंड गॉन, विंटर जो है आता है जाता है, बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। लेकिन पोएट क्या कहते हैं कि जो ग्रीफ है, दुख है, वो वक्त के साथ वो मूव करते हुए घूमते घूमते आ जाता है, ऐसा ये मानते हैं। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, शैली के एडोनिस से लिया गया है। एडोनिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडोनिस क्या है, पेस्टोरल एलिजी है। टोटल इसमें 495 लाइन्स है। 1821 में इसको राइट किया गया है, जॉन किट्स के डेथ पर इन्होंने लिखा है। इट इज रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा, और साथ में ये जो टफ स्पेंसरियन स्टेंजा है इसमें शैली ने बहुत खूबसूरती के साथ इस पोएम को लिखा है, एडोनिस को। ये पेस्टोरल एलिजी है, जॉन किट्स जो है उनके डेथ पर। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। Next question, the first image that Shelley visualized in the Ode to the West Wind is of an enchanter. Ode to the West Wind में शैली जो है बहुत सारे इमेजेस को विजुअलाइज करते हैं, तो उसमें से सबसे फर्स्ट इमेज जो है जिसको वो विजुअलाइज करते हैं दैट इज एक इंचेंटर का इमेज है। Out of the 5 images of Shelley's Ode to the West Wind is of an enchanter in the first stanza or part.
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेली के जो ओ टू द वेस्ट विंड है टोटल 5 कैंटोस या सेक्शन में डिवाइडेड है और हर सेक्शन में एक इमेज को इन्होंने विजुअलाइज किया है। तो फर्स्ट सेक्शन में जिस इमेज को इन्होंने विजुअलाइज किया है दैट इज एक इंचेंटर की इमेज है। अब बाकी के जो स्टेंजा है उसमें किसके बारे में इन्होंने विजुअलाइज किया तो उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। सेकेंड स्टेंजा या पार्ट में इन्होंने मिनेट को विजुअलाइज किया है, थर्ड स्टेंजा में द ब्लू मेडिटेरियन को, फोर्थ स्टेंजा में द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग्स एंड द लास्ट या 5 स्टेंजा में द स्पिरिट फायर्स। तो याद रखेंगे टोटल सेली ने अपने ओ टू द वेस्ट विंड में 5 जो इमेजेस है उसको विजुअलाइज किया अपने हर सेक्शन में, मतलब पांचों सेक्शन में एक एक इमेज को विजुअलाइज किया है। फर्स्ट सेक्शन में इंचेंटर को विजुअलाइज किया है, सेकेंड में मिनेट को, थर्ड में द ब्लू मेडिटेरियन को, फोर्थ में द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग्स एंड द लास्ट एंड फाइनल में क्या किया है द स्पिरिट ऑफ फायर्स को विजुअलाइज किया है। Next question, what does Shelley ask the west wind to do by the incantation of his verse? Be a trumpet of prophecy. Shelley अपने जो पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड में वेस्ट विंड से क्या करने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं कि वो उनकी प्रोफेसी का ट्रम्पेट बन जाए, यानी कि वो एक मीडियम बन जाए उनकी प्रोफेसी का, वेस्ट विंड से कहते हैं। Shelley asked the west wind, the trumpet of a prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind? तो ये खूबसूरत सी लाइन बोलते हैं शैली अपनी पोएम ओ टू द वेस्ट विंड में, और वेस्ट विंड से कहते हैं कि द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। तो यहाँ पे ये अपनी प्रोफेसी का ट्रम्पेट यानी कि एक मीडियम बनने के लिए वेस्ट विंड से कहते हैं शैली। Question number 6. According to Shelley, the west wind is the breath of autumn. तो Shelley के अकॉर्डिंग जो वेस्ट विंड है वो ऑटम की ब्रीथ है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। According to Shelley, the west wind is the breath of autumn, who is the sister of spring. तो Shelley कहते हैं कि जो वेस्ट विंड है वो ऑटम की ब्रीथ है और स्प्रिंग की सिस्टर है। लाइन जो है देख लेते हैं कोटेशन, अ वाइल्ड वेस्ट विंड द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। तो इस लाइन को याद रखेंगे, ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन है जहां पे ये ऑटम को क्या बता रहे हैं, वेस्ट विंड की ब्रीथ बता रहे हैं। सॉरी, वेस्ट विंड जो है वो ऑटम की ब्रीथ है, याद रखेंगे इस लाइन में। और इन्होंने ऑटम जो वेस्ट विंड है उसे ऑटम की ब्रीथ बनाया है और स्प्रिंग की सिस्टर बनाया है। Question number 7. Which of Shelley's poem has a story from Greek mythology, that is Prometheus Unbound? तो Shelley का ये जो फेमस लिरिकल ड्रामा है Prometheus Unbound, ये ग्रीक माइथोलॉजी से इन्होंने स्टोरी को बोरो किया है। थोड़ा डिटेल देखेंगे इसके बारे में। Prometheus Unbound 1819 is a 4 acts lyrical drama. तो 1819 में इन्होंने लिखा था, 4 एक्ट की ये लिरिकल ड्रामा है। It is concerned with the torments of the Greek mythological figure Prometheus. इसमें एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथस की बात कही गई है, कैसे उसे टॉर्मेंट किया जाता है। Because he defies the gods and gives fire to humanity. जो प्रोमेथस ये कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी का, वो क्या करता है, गॉड के जो रूल रेगुलेशन है, गॉड को जो मानने की बात है उससे वो डिनाई कर देता है, और साथ में जो ह्यूमन बीइंग है उनको क्या करता है, इनकरेज करता है, और इसकी वजह से उसे क्या होना पड़ता है, पनिशमेंट दिया जाता है, उसको बहुत सफर किया जाता है। किसके हाथ में, ज्यू लोगों के हाथ में। तो जो ज्यू है उनके हाथ में प्रोमेथेस को सौंप दिया जाता है और उसे अच्छा खासा पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि वो गॉड को डिफाई कर देता है और ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, प्रोवोक कर देता है गॉड के अगेंस्ट। और ये शैली के डेथ के बाद पब्लिश होता है प्रोमेथेस अनबाउंड। नहीं, ये जो है इससे 1921 में ही पब्लिश होता है। शैली का जो ऐसे होता है पोएट्री को
डिफेंड करने के लिए इन्होंने एक ऐसे लिख रखा था, वो 1824 में क्या होता है, पब्लिश होता है इनके डेथ के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, इन द पोएम ओ टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्स मीन। ओ टू द वेस्ट विंड में एक वर्ड को इन्होंने टर्म को यूज किया है डर्स को, तो इसका मतलब क्या होता है, अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन। डर्स का मतलब होता है कि एक सॉन्ग होता है जो डेड पर्सन के लिए गाया जाता है, जैसे एलिजी भी क्या होता है, वो शैड चीजों के लिए होता है ना, तो उसी तरह से डर्स भी होता है, बस डर जो होता है छोटा सा सॉन्ग की तरह होता है, शैड सॉन्ग की तरह डेड पर्सन के लिए गाया जाता है। Dirge means a song for dead person. In the poem, dirge is referred to as the song of the dying year. तो डर्ज जो है डेड पर्सन के लिए गाया जाने वाला सॉन्ग है, और इस पोएम में डर्ज को पोएट ने इंक्लूड किया है फॉर व्हाट, जो डाइंग ईयर है उसके सॉन्ग के रूप में। मीन्स यहाँ पे पोएम ने डर्ज वर्ड यूज किया डाइंग ईयर के लिए। उस सेंटेंस को भी देख लेते हैं, दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, तो तुम मरते हुए ईयर के क्या हो, डर्ज हो, सैड सॉन्ग हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, इस रात के ही साथ तुम क्या बन गए हो, इस खत्म होते हुए वर्ष के डर्ज बन गए हो, सैड सॉन्ग बन गए हो। क्वेश्चन नंबर 9, whom did the west wind awaken। तो यहाँ पे जो वेस्ट विंड ओ टू द वेस्ट विंड पोएम में सैली के, उसमें वेस्ट विंड किसको अवेकन करता है, तो दैट इज द ब्लू मेडिटेरियन को। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यू शुड मस्ट रिकॉल दिस क्वेश्चंस एज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो वेस्ट विंड इज अवेकन टू व्हाट, द ब्लू मेडिटेरियन। In the poem Ode to the West Wind, Sally prays to West Wind to lift him as a wave, a leaf or cloud. तो देखिए ओड टू द वेस्ट विंड में जहाँ सैली वेस्ट विंड को क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन सी को जगाने की बात करते हैं, वहीं पे इस पोएम में सैली प्रे करते हैं वेस्ट विंड से कि तुम मुझे उठा ले जाओ, किसकी तरह, एक वेव की तरह, एक लीफ की तरह, एक क्लाउड की तरह। बिकॉज जो पोएट सैली हैं यहाँ पे बहुत दुखी हैं, he was very unhappy with this world, that is why he is saying so, कि मुझे एक वेव की तरह, एक लीफ की तरह, एक क्लाउड की तरह तुम मुझे उठा ले जाओ, मतलब उड़ा ले जाओ कहीं दूर। The last question of this video, who remarked Sally as he was alone the perfect singing god? It's Swinburne. Swinburne ने सैली के लिए ये बात कही है कि वो परफेक्ट सिंगिंग गॉड है, वो भी एलॉन, मतलब एक अकेले एकलौता परफेक्ट सिंगिंग गॉड है, ऐसा स्विनबर्न ने रिमार्क किया सैली के लिए। Sally wrote a pamphlet, The Necessity of Atheism, at Oxford, inspired by Hume's philosophy. तो सैली ने एक पैम्फलेट लिखा था अपने कॉलेज टाइम में, जब ऑक्सफोर्ड में ये स्टडी किया करते थे, और उस पैम्फलेट का टाइटल है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म करके। इन्होंने वो पैम्फलेट किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा था, तो जो ह्यूम है, ऑथर है ह्यूम, उनकी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। और ये वही पैम्फलेट है जिसकी वजह से सैली और इनके फ्रेंड थॉमस हॉब को क्या कर दिया जाता है, ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से याद रखेंगे आप सभी लोग, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।